हेलो दोस्तों, आइए आप सभी दोस्तों का हमारे क्रैश कोर्स में ईवीएस के क्रैश कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूपी टेट अभी परीक्षा होने वाली है और इसको 12 तारीख को इसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। तो देखिए, आज हम आपका पहला जो क्लास लेके आए हैं ईवीएस का, वो है पर्यावरण का। और इस पर्यावरण में आज बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आज आप पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के क्षेत्र, जो भी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र पढ़ेंगे और उनके घटक पढ़ेंगे। और आज आप पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम कुछ दिवस के बारे में बताएंगे जो इस वीडियो में आपको आज सब कुछ मिलने वाला है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण का अर्थ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि परि माने होता है चारों ओर, आवरण माने ढका हुआ। जो हमारे चारों ओर हमें ढके हुए है वो सारा का सारा क्या है? पर्यावरण है। और हम अगर कहें इसको, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। और देखिए, हमारे पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, इस चीज को समझेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये आपको जल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये जानवर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां देखने को मिल रही हैं। तो इन सारी वनस्पतियां, इन सारे जानवर, ये पेड़, पहाड़, इन सारी चीजें हमें क्या करती हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये जो चीजें हमें प्रभावित करती हैं वो सारा का सारा पर्यावरण है। और देखिए, इस पर्यावरण का मतलब समझाने का सिर्फ मतलब ये था कि जो आगे के आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जो आगे चीजें पढ़ने वाले हैं वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक। तो आ जाइए दोस्तों, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो आपको याद रखना, पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है मानव निर्मित घटक। और प्राकृतिक घटक में 2 चीजें आती हैं, जैविक और अजैविक। अच्छा, जैविक क्या होता है? वो जो सजीव होते हैं वो सारे के सारे जैविक होते हैं। मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं इसीलिए। तो जिनमें सजीव होते हैं, सजीव का मतलब जिनमें श्वसन क्रिया होती है, अर्थात जिनमें वृद्धि हो, जिनमें वृद्धि हो या फिर जिनमें क्या हो? श्वसन हो, वो सारे के सारे जैविक होते हैं। जीव जंतु हो गए, पादप हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सारे के सारे क्या हैं? जैविक हैं। यहां से क्वेश्चन आया, आप लोग कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक का ही दूसरा नाम है भौतिक। भौतिक घटक याद रखना है आपको, भौतिक अजैविक एक ही चीज होती है। ये कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। तो इनमें स्थल आता है, जल आता है, वायु आता है, प्रकाश आएगा, मृदा एवं ताप आएगा। और देखिए, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन चुका है, मृदा एवं ताप कैसा है? भौतिक घटक है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो निर्जीव होते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट में अगर जो चीजें कैसी होंगी? निर्जीव। निर्जीव का मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जो सजीव नहीं है वो निर्जीव होंगे, और जो निर्जीव होंगे वो सारे के सारे भौतिक है। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं मानव निर्मित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव निर्मित। अभी तो आप ये कर लेंगे, ये इमारतों निर्माण करता है, मनुष्य बनाता है। उद्योग, मनुष्य। धंधे चलाता है। सड़क किसका काम? मनुष्य का। पुल, ये सब बता देंगे। जैसे ही बात आ जाएगी इन दोनों चीजों पर, बस मान लो आप फंस गए। पार्क, पार्क किसका है? क्वेश्चन आएगा, ये किसका घटक है? तो आप निश्चित तौर पे प्राकृतिक घटक की तरफ जाएंगे अगर आपको पता नहीं है तब। तो हम बता दें आपको, पार्क जो है ये मानव बनाता है। ठीक है, तो इसलिए मानव निर्मित के अंतर्गत रहेगा। संस्कृति, संस्कृति का मतलब आप समझते होंगे। संस्कृत का मतलब होता है कल्चर से। कल्चर, कल्चर का मतलब जो हमारी वेशभूषा है, हमारा खान पीन है और हमारा जो रहन सहन है, वो संस्कृत के अंतर्गत आता है। तो इस संस्कृत के अंतर्गत, ठीक है, मानव निर्मित के अंतर्गत आएगा ये संस्कृति। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के क्षेत्र। यहां से क्वेश्चन आता है, और पर्यावरण के क्षेत्र
तो देखिए पर्यावरण के कुल 4 क्षेत्र होते हैं, कभी कभी सीधी सीधी संख्या भी पूछते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र कितने होते हैं। तो पहला क्षेत्र होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल वह मंडल है जिसपे आप रहते हैं। ठोस 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 प्रॉपर्टी स्थल होता है, जो पृथ्वी जिसको बोलते हैं आप। तो इस पृथ्वी में जो बिल्कुल ठोस है, जहां आप रह रहे हैं, वो स्थल मंडल है। मतलब जहां पानी नहीं है वो स्थल मंडल है, ठीक है, ऐसे कहें। तो इस स्थल मंडल में कभी कभी आ जाता है, जैसे आपके पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि सब स्थल मंडल में ही तो पाए जाते हैं। खनिज हमें कहां से मिलते हैं? स्थल मंडल से मिलते हैं। हम अपनी कृषि कहां करते हैं, खेती कहां करते हैं, इनका उत्पादन कैसे होता है, सब स्थल मंडल में होता है, ठीक है। तो स्थल मंडल जो है, यहां से देखिए कुछ चीजें स्थल मंडल की। अगर हम बात स्थल मंडल की करें तो ये हमारी पृथ्वी पर 29% भाग पर है। काय के? पृथ्वी के। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल पाया जाता है, ठीक है। तो बचा हुआ 71% क्या है? जल है। 71% क्या है? जल है। हमारे पृथ्वी पर कितना जल है? 71%, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब होता है एक वायुमंडल, जिसमें आपकी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। वेरी गुड। कभी कभी पूछ देता ऑक्सीजन का कितना है? 21%। नाइट्रोजन 78%, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे। अब जैवमंडल क्या है? चौथा होता है जैवमंडल। और देखिए जैवमंडल है जिसमें जीवन संभव है। जैवमंडल क्या है? जो जी जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमें प्रदान करता है, वो जैवमंडल होता है। जिसमें हमारा जीवन संभव है, वो क्या है? जैवमंडल। और देखिए जैवमंडल में ही ये तीनों आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये तीनों चीजें जो है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल में ही आएंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर आपको याद रखना है 4 होते हैं क्षेत्र, ठीक है। इसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बहुत अच्छा धुआंधार एकदम पारिस्थितिकी तंत्र, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से। तो हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक बार समझ लो। जैसे मान लीजिए आपका ये तालाब है। तालाब किसका उदाहरण है? पारिस्थितिकी तंत्र का। इसमें मछलियां भी होंगी, कीड़े मकोड़े भी होंगे, वनस्पतियां भी होंगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के शैवाल भी होंगे। तो ये तमाम प्रकार के जो आप चीजें इसमें देख रहे हैं, ये सब क्या है? इन सब चीजों से मिलाकर जो तंत्र बना है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो तालाब उदाहरण किसका है? पारिस्थितिकी तंत्र का। समुद्र भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा। और आपके जो पहाड़, पर्वत, वन आप जो देख पा रहे हैं, वो सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। वन संपदा है किसके अंतर्गत आती है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं, जो यहां से क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ये तो आपको पता ही चल गया। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जो इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो आपको याद रखना, ये दिया टेंसले ने। किसने दिया? टेंसले ने। बस ये चीज याद रखना है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचार दिया है, वो किसने दिया? टेंसले ने। और यहीं से क्वेश्चन आता है, जो इकोलॉजी शब्द है, पारिस्थितिकी तंत्र, इसका प्रयोग किसने किया है? तब आपको करना है अर्नेस्ट हैकल। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना। विचारधारा किसने दिया? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में किसने बताया? टेंसले साहब ने। और इसका प्रयोग किसने किया था? हैकल ने किया था, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। जो मैंने इन सारी चीजों में इंक्लूड कर रखा है, आप लोग हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी मार लें, इस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रकृति की क्या है?
क्रियात्मक इकाई, ये चीज आपको नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रियात्मक इकाई प्रकृति की, नेचर की, ये क्या है? प्राकृतिक इकाई, क्रियात्मक इकाई है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है। अब देखो जो पारिस्थितिकी तंत्र बताया मैंने, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वनी पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब किसके उदाहरण है? पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। हाँ, ये आता है, सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र किसे माना जाता है? जहां उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इस पारितंत्र में, वो है आपका उष्णकटिबंधीय पारितंत्र। देखिए यहां पर उष्णकटिबंधीय पारितंत्र, आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। अभी आपने पीछे पढ़ा जैविक और अजैविक बारे में मैंने समझा दिया, समझाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अब जैविक के अंतर्गत क्या आता है? जैविक के अंतर्गत आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो आइए इनके बारे में समझते हैं, संक्षेप में समझते हैं, और इसका भी एक हम वीडियो डाल देंगे, जो अभी हम लैंडमैन का जो सिद्धांत है वो भी जिसमें पढ़ेंगे हम, और इनका खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला पर जो हम पर्सनल वीडियो बनाएंगे उसमें आपको मिलेगा। वहां से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है तो वहां वो हम जल्दी उस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए, उत्पादक, उत्पादक क्या है? जो भोजन का उत्पादन करे, जहां से जिन चीजों को भोजन मिलता है, जो भोजन के रूप में होते हैं, जैसे घास हो गया, पादप हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सब वनस्पतियां वगैरह, ये किसके अंतर्गत आती हैं? उत्पादक के अंतर्गत आती है इनका उत्पादन। और इनका उत्पादन कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। इस तरीके से सूर्य के प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो ये इनकी वृद्धि होगी, तो ये उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम कहें उपभोक्ता क्या होता है? अगर हम बात उपभोक्ता की करें तो उपभोक्ता वे होते हैं, उपभोक्ता वे हैं जो इन घास और पादपों का सेवन करते हैं, यानी इनको जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। मनुष्य क्या है? उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। शेर क्या है? उपभोक्ता है, ठीक है। गाय भैंस बकरी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उपभोक्ता के अंतर्गत। इन सब घास वनस्पतियों इनका सब प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी ये चीजें हैं ये सब क्या है? जो इनको खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाएंगे। अच्छा, अपघटनकर्ता क्या होंगे? इनको भी समझो। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता वे होते हैं जब ये उपभोक्ता, जैसे आपका मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, जैसे कोई जानवर है, मान लीजिए आपने देखा आपके यहाँ कोई जानवर अगर मृत हो जाता है, जानवर जब वो मर जाता है उसको डाल आते हैं, और जब वो खुले में पड़ा रहता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लग के इसको नष्ट कर देते हैं। तो जो नष्ट कर देते हैं वही क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। ये लास्ट श्रेणी है अपघटन। इसके बाद तो देखिए, तो इसके अंतर्गत आएगा जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, और कवक। तो जीवाणु और कवक इसके क्या है? उदाहरण हैं। किसके? अपघटनकर्ता के, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम पढ़ा दें अजैविक। अजैविक क्या होते हैं? मैंने बताया जो भौतिक होते हैं वो सारे अजैविक होते हैं, जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, जल हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है? अजैविक हैं। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें अच्छे से समझी होंगे, यहां से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। तो ये पर्यावरण संबंधी प्रमुख 3 आंदोलन पढ़ाएंगे, और इन तीनों आंदोलन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना है कॉपी पे, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है एक एक चीज को। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं चिपको आंदोलन, और ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, चिपको आंदोलन।
तो देखिए चिपको आंदोलन, इसका नाम चिपको क्यों है? क्योंकि जो महिलाएं थी वो इनकी रक्षा करने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों पे चिपक गई थी, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? उत्तराखंड राज्य से हुई थी। ठीक है, याद रखना। और उत्तराखंड गांव में एक शहर पड़ता है, उस शहर में एक गांव है रैनी नामक गांव। यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कई बार, याद रखना। रैनी नामक गांव से ही हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। कहां से हुई थी? रैनी नामक गांव से हुई थी। और ये किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और क्या हुआ था? महिलाएं जो है पेड़ों पर चिपक कर उनकी पेड़ों की रक्षा की थी। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, आज क्वेश्चन आते हैं कई तरीके से। और एक क्वेश्चन और है, आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन कई प्रकार के एग्जामों में पूछा गया है। सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आइए, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के, ये पॉइंट पढ़ लें आप, राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़डली नामक गांव से खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ये भी चीज आपको इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको नोट कर लेना है कि अमृता देवी बिश्नोई कौन थी। तो आपको पता है इन्होंने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा की थी और रक्षा करते ही उनकी जान भी चली गई थी। ये 300 साल पहले की बात है और ये राजस्थान के जोधपुर शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कहां से संबंधित था? राजस्थान से इनका। ठीक है, ये चीज आपको, अमृता देवी बिश्नोई का ऐसे क्वेश्चन आता है, किस कहां से संबंधित है? तो आपको याद रखना राजस्थान से संबंधित है, खेजड़ी वृक्षों से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नर्मदा आंदोलन। ये नर्मदा आंदोलन, तो ये नर्मदा आंदोलन क्या है? ये नर्मदा नदी पर जब बांध बनाया जा रहा था तो उसके विरोध में यहां पर जो भी आंदोलन किया वहां के लोगों ने, वो नर्मदा आंदोलन कहलाया और जो 1989 में हुआ था। और इसके जो इंपॉर्टेंट है, जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रमुख नेता पूछे जाते हैं। नर्मदा आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, दो लोग थे। इन दो लोगों को प्रमुख नेता माना जाता है, नेता बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना इन सारी चीजों को। तो देखिए अपको आंदोलन, जो बिल्कुल चिपको आंदोलन जैसा लगता है, बिल्कुल कंफ्यूज करेगा आपको। आपको आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आप देखें कर्नाटक से हुई थी। कहां से हुई थी? कर्नाटक की से हुई थी। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था। बस आपको इतना याद रखना है, आपको आंदोलन कहां से हुआ था? कर्नाटक से। इसके नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। ये अच्छा नाम है, आपको याद रहेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। पांडुरंग हेगड़े इसके प्रमुख नेता थे आपको आंदोलन के, है ना। तो देखिए अब हम कुछ आपको दिवस बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चीजें यहाँ से आप कंफ्यूज है, ये आपको याद कर लेनी है अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस, ठीक है, 22 मई को। बहुत बार आया क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, घिसा पिटा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा। विश्व प्रकृति दिवस भी आप याद कर लेना 3 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये और मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं इसको, इसलिए कि ये कई बार आता है, आप 5 जून लगा के आते हैं। बस याद रखना, विश्व पर्यावरण संरक्षण की बात, जब कंजर्वेशन की बात की जाए तो समझ लेना आप 26 नवंबर पे टिक करेंगे, और पर्यावरण दिवस आ जाए तो फिर 5 जून को। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारी कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे जो हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।